ओके, हम लोग पिछले वीडियो में डॉट प्रोडक्ट जो टॉपिक काइनेमेटिक्स का था, स्केलर एंड फिजिकल क्वांटिटीज का था और 11th फिजिक्स का था। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्चुअली वहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर है, इसको आपने ए डॉट अब बी बराबर ए बी कॉस थीटा कहा था, और आपने ये भी कहा था कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए है। यहाँ पर जब हम वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक्चुअली वेक्टर है, ये वेक्टर है, और वेक्टर होने के कारण और इसमें साइन आता है, इसके मैग्नीट्यूड में साइन आता है, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, और यही कारण है कि हम ए क्रॉस बी को यहाँ पर बी क्रॉस ए नहीं लिखेंगे। तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, आज जिसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है, और डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू। तो वही बात यहां पर आप देख रहे हो कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to the product of their magnitudes and sine of the angle between them, and direction is perpendicular to the plane containing two vectors according to a right hand screw or according to right hand screw। okay? ऐसा भी कर सकते हैं कि चारों उंगलियों को आपको जैसे ए क्रॉस बी करना है तो ए क्रॉस बी क्यों ले जाइए, ए से बी क्यों ले जाइए उंगलियों की कर्लिंग को, तो अंगूठा आपको क्या दे देगा, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी दे देगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो दो वेक्टर्स मैंने लिए हैं ए और बी, जो कि इस फिगर में है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है। ओके, तो यहां पर ए क्रॉस बी बराबर है ए बी साइन थीटा के एक्चुअली मैग्नीट्यूड हो गया ये, और ये एन वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है, ये एन वेक्टर यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर उस प्लेन के जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू। तो यहाँ पर एक फिगर आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और ये प्लेन है, ये प्लेन है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं, ये प्लेन है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, ये प्लेन है जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्लेन कॉन्टेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। ओके, तो यहाँ पर हम ए क्रॉस बी देख रहे हो, ए क्रॉस बी ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो ए क्रॉस बी आप ये परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, और चाहे तो हम लोग इसमें एक यूनिट वेक्टर को बना सकते हैं। यहाँ पर ये एन क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं, जिसमें ए और बी लाई करता है। ओके, ए क्रॉस बी। तो फिर एक बार कहेंगे कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल के साइन के प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है, और डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं, जिसमें दोनों वेक्टर्स लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू आर। तो इसको मैंने हटा दिया है, ओके, इसको भी मैंने हटा दिया है, ये फिगर है, ये फिगर है। ओके, तो अगर हम जो रेड से मैंने बनाया है, ये रेड, अगर हम बी क्रॉस ए ले लें, अब बी क्रॉस ए ले लें
तो निश्चित रूप से बी क्रॉस ए ये नीचे को होगा। यानी कहने का मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है, ये याद रखिएगा। इसको मैं पॉइंट्स ग्रुप में लिख दे रहा हूं कि दी क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors, the cross product of two vectors does not follow a commutative law. That is A क्रॉस B ये नहीं बराबर होता है किसके? B क्रॉस A। अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू माइनस बी क्रॉस A। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बार IIT ने पूछा है, 4 में पूछा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपसे कहा, कि if C equal to A cross B, and D equal to B cross A, then the angle between the vectors C and D will be 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। ये IIT में दिया हुआ है, 2004 में दिया है, और इसको बंगाल ने भी पूछा है, वेस्ट बंगाल में पूछा है, जेई में पूछा है, 2009 में पूछा है। ध्यान रखिएगा, 2009 में पूछा। तो ऐसा क्वेश्चन नीट भी कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा A क्रॉस B और B क्रॉस C के बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ करता है। एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं। A क्रॉस B और B क्रॉस C नेगेटिव वेक्टर्स। जैसे आपने C को A क्रॉस B लिया है और D को B क्रॉस C लिया है, तो ध्यान रखिएगा C और D के बीच का एंगल 180 डिग्री है। आप इस फिगर को देखिए, ये एंगल 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, यानी A क्रॉस B नहीं बराबर होता है किसके? B क्रॉस A। ओके, तो फिर मैं इसको हटा दे रहा हूं। इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि अगर A और B आप कोलिनियर है, ध्यान दीजिएगा। if two vectors A and B are collinear, इसका मतलब है कि दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं, एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स कह सकते हैं। देन ध्यान दीजिएगा कि A क्रॉस B ये बराबर हो जाएगा AB sin 0 डिग्री एन वेक्टर, और यही बराबर हो जाएगा AB sin 180 डिग्री, और एन यूनिट वेक्टर इसका मान भी 0 होता है और इसका मान भी 0 होता है। इसका मतलब है कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर है,
दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं, जैसे अगर एक वेक्टर ये है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 है, तो निश्चित रूप से ए क्रॉस बी 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि बी क्रॉस यानी ये दोनों कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर दो वेक्टर्स और कोलिनियर है तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम लोग ऐसे दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक ना। अगर 0 डिग्री है तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, और अगर 180 डिग्री तो ऐसे वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल कहेंगे। लेकिन इस केस में, दोनों ही केस में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं, चाहे उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, चाहे उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, कि 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 0 डिग्री है तो उनको पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे, और अगर 180 डिग्री है तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग एंटी पैरेलल कहेंगे। एंटी पैरेलल, ये पैरेलल हो गए और ये एंटी पैरेलल हो गए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कभी कभी ये शब्द भी आप यूज करने इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह में यूज करते ही हैं। एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं और ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ये पैरेलल वेक्टर्स। ओके, तो बाई चांस आपसे इस तरह की कोई बात कह दे, इसका फिर ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, if two vectors are mutually perpendicular, that is theta equal to 90 degree, then theta equal to 90 degree, then A cross B ये बराबर हो जाएगा ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा ए बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, इससे बड़ा क्रॉस प्रोडक्ट संभव नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर है, ये ए बी हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि यहां पर ए और एन के बीच का एंगल, बी और एन के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले हैं, सीबीएसई आईपीएमटी वगैरह में मिले हैं, ठीक है ना। जैसे कोई क्वेश्चन आपसे कर दे कि ए डॉट ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, या ए क्रॉस बी डॉट ए, या ए क्रॉस बी डॉट बी। ध्यान रखिएगा कि ए डॉट ए क्रॉस बी, यानी इस केस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस केस के बीच का एंगल 90 डिग्री, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट एन यूनिट वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट एन यूनिट वेक्टर। इसका भी मान 0 के बराबर होगा, इसका भी मान 0 के बराबर होगा, इसका भी मान 0 के बराबर होगा, इसका मान भी। ऐसे क्वेश्चंस एआईपीएमटी में आपको मिल चुके हैं, एआईपीएमटी में आपको मिल चुके हैं।
यहां तक कि टाउ का क्वेश्चन जो है वो भी आपको मिल चुका है। जैसे टाउ बराबर हुआ करता है R क्रॉस एफ ए, R क्रॉस एफ ए। तो यहां पर यानी टाउ डॉट R या टाउ डॉट एफ या R डॉट टाउ, R डॉट टाउ या एफ डॉट टाउ। ध्यान रखिएगा इसका मान भी 0 होता है, इसका मान भी 0 होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल चुका है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल चुका है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, आराम से समझ सकते हो, आराम से समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ए डॉट ए क्रॉस बी या ए डॉट एन या बी डॉट ए क्रॉस बी का मान भी 0 के बराबर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अच्छे माने जाते हैं। आर टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, तो टाउ डॉट आर या आर डॉट टाउ या टाउ डॉट एफ या एफ डॉट टाउ, इसका मान भी आज 0 के बराबर ही होता है। ध्यान रखिएगा। हटाते हैं, या इस तरह की कोई बात आपसे कर दे, इस तरह की बात आपसे कर दे कि जैसे मोड ऑफ, इफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी ये बराबर हो जाए ए डॉट बी। ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है, देन एंगल बिटवीन two vectors, then angle between two vectors A and B will be 40 or 5, 40 or 5, 40 or 5। ऐसे केस में अगर कोई प्रूफ करने के लिए कह दे तो ये ए क्रॉस बी का जो मोड है वो आप जानते हैं, और ए डॉट बी भी आप जानते हैं। ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी से भी कट जाएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा इसके कॉस थीटा के, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 के, यानी थीटा बराबर हो जाएगा इसके 45। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाया करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ए क्रॉस बी अगर इसके बराबर है तो क्वेश्चन इसको इसमें IIT एडवांस में भी किया हुआ है। उन्होंने पूछा था कि ए माइनस बी इसका मोड क्या होगा, अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, एंगल आप निकाल ही चुके हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा हुआ करता है। तो cos थीटा का मान हमने 45 डिग्री रख दिया है, तो 1/√2 हो जाएगा, इसे कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 ए बी ए हो जाएगा। ये IIT एडवांस में क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, एडवांस में क्वेश्चन हो चुका है, 2021 में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। या और इसी को कह दे, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको मैंने आपसे कहा इफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी ये बराबर हुआ करता है किसके, √3 ए डॉट बी, तब आपसे कह दे कि एंगल इनके बीच का क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। और यही बात अगर कोई प्रूफ करने के लिए कह दे तो आप दावे के साथ प्रूफ कर सकते हैं, इसको ए डॉट बी हो जाएगा, ए डॉट बी आप सब कुछ जानते हैं, ए डॉट बी आप जानते हैं, ठीक है ना। वहां पर आपने 45 कहा है, जो IIT ने क्वेश्चन किया है, 21 में किया है। हो सकता है कि यही क्वेश्चन नीट कर दे, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन नीट कर दे,
ठीक है ना। जैसे तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कोई प्रूफ करने के लिए कह दी तो आप होशियार हैं, आप कह सकते हो ए बी √3 ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं √3 कॉस थीटा हो जाएगा। कारण है कि इस ए बी से ए बी कट जाएगा, और यहां पर कह सकते हो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा किसके √3 के, तो थीटा बराबर हो जाएगा इसके, थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना, 60 डिग्री। इसको AIPMT 7 में पूछ भी चुका है, AIPMT 7 में पूछ चुका है 2007 में, ये आप हो चुका है। ओके, और इसी में अगर आपसे कह दे a प्लस बी का मोड क्या होगा, a प्लस बी का मोड क्या होगा, यानी a प्लस बी का मोड क्या होगा, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 60 का मान अब 1/2 होता है, तो ये 2 कट जाएगा, तो ये केवल हो जाएगा प्लस ए बी बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको मिल चुका है 2004 में, ये है, ये 2004, ये भी AIPMT का ही क्वेश्चन है, AIPMT का ही क्वेश्चन है, 2004 का है। तो ऐसे क्वेश्चंस इजी हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर A क्रॉस B का मोड √3a.b के बराबर हो जाए तो निश्चित रूप से दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, यानी A क्रॉस B इक्वल टू √3a.b, तो AB sin थीटा बराबर हो जाएगा √3ab cos थीटा, तो AB से भी कट जाएगा, तो √3 cos को इधर ला सकते हो, तो sin थीटा बल्कि cos थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा का मान √3 हो जाए तो थीटा बराबर 60 डिग्री, चूंकि tan 60 का मान √3 होता है। ओके, तो यहाँ भी a प्लस बी का मोड आपसे पूछा जा चुका है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ से कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 है, तो ये 2 इसको काट देगा, तो केवल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab के बराबर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके बाद अगर हम बातचीत करें, ये सभी क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। अब एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा if A is a vector, if A is a vector quantity, if A is a vector quantity, such that mode of A is a non-zero constant, is non-zero constant, is non-zero constant, is non-zero constant, is non-zero constant. Then उन्होंने क्वेश्चन किया था आईटी वालों ने, देन क्या होगा, तो कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, तो उसका आंसर है देन A क्रॉस A, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A और A के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ये भी आपको मिल चुका है, इसको आईटी पूछ चुका है, ये भी एडवांस में पूछा है, 2022 में पूछा है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आप निगाह में रखिएगा, और नीट में हो सकते हैं, ठीक ना, कहीं कुछ है नहीं, आराम से समझ सकते हो। इसके बाद फिर एक बार ध्यान रखिएगा कि सिंस I, J and K are unit vectors, along x-axis,
comma y axis and z axis ध्यान दीजिएगा then I cross I का मैग्नीट्यूड 1 है, I का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है और cos 0 का मान 1 होता है, नहीं साइन है यहां पर, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस में साइन होता है तो साइन 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 फैक्टर। सिमिलरली कह सकते हो, सिमिलरली कह सकते हो जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर हो जाएगा 0 फैक्टर की, that is I cross I equal to J cross J equal to K cross K। ध्यान रखिएगा ये हमेशा 0 के बराबर होता है, 0 वेक्टर के बराबर होता है। ओके, 0 वेक्टर के बराबर होता है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। लेकिन यही बात अगर हम कहते हैं कि I क्रॉस J क्या हो जाएगा, I क्रॉस J क्या हो जाएगा, I क्रॉस J, ध्यान रखिएगा I क्रॉस J, तो I इज यूनिट वेक्टर 1, J इज यूनिट वेक्टर 1 एंड साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री। तो अगर ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है तो इसके अलॉन्ग I, इसके अलॉन्ग J, तो I क्रॉस J ऊपर हो जाएगा और K का यूनिट वेक्टर है तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा, यहां पर हमने जो n यूनिट वेक्टर दिया है ये बराबर हो जाएगा किसके, K वेक्टर। तो I क्रॉस J बराबर K हो जाएगा, और अगर इसको हम उल्टा कर दें यानी J क्रॉस I बराबर हो जाएगा किसके, माइनस K। तो ठीक इसी तरह से अगर हम इस तरह से बना लें, ऐसे बना लें I J और K, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होता चला जाएगा, यानी I क्रॉस J बराबर K। इसी तरह से कह सकते हो J क्रॉस K बराबर I, J क्रॉस K बराबर I, और यहां से कह सकते हो K क्रॉस ये J क्रॉस I, और यहां से कह सकते हो K क्रॉस J, यानी K क्रॉस J बराबर हो जाएगा किसके, माइनस I के हो जाएगा। अब इसी तरह से कह सकते हो K क्रॉस I बराबर J हो जाएगा, और यहां से कह सकते हो I क्रॉस K बराबर माइनस J हो जाएगा। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव मिलते जाएंगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं इस तरह से, ठीक ना। लेकिन अगर आप उल्टा चलते हैं यानी क्लॉकवाइज चलते हैं तो निश्चित रूप से ये सभी निगेटिव मिलते चले जाएंगे। तो इस बात को भी निगाह में रखना है। ओके, देख लीजिए, कहीं कुछ है नहीं, आराम से समझ सकते हो। I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0, I क्रॉस J K, J क्रॉस K, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I, K क्रॉस I J, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस I, ये K क्रॉस J माइनस I, J क्रॉस I माइनस, ठीक ना। तो ऐसे चलोगे तो निगेटिव हो जाएगा, ऐसे चलोगे तो आप पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव लिया जाता है। ओके, तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप AC W कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा आप पॉजिटिव हुआ करते हैं। ओके,
ओके, तो इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ दे कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट follows, cross product follows a distributive law, if order is strictly followed, जैसे कि A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस B प्लस C, तो क्रम आपको यही रखना है, ये बराबर हो जाएगा A क्रॉस B प्लस हो जाएगा A क्रॉस C हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई कह दे क्वेश्चन, आराम से कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कह दे जैसे कि फाइंड 3i क्रॉस, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors A equal to 3i and B equal to 2j plus 3k, 2j plus 3k। कुछ रहा नहीं, आराम से आप कह सकते हो कि आप कहेंगे कि A क्रॉस B, ये बराबर हो जाए A is 3i क्रॉस 2j और प्लस 3k। और आप अभी कह चुके हो कि अगर हम I ले लेते हैं, J ले लेते हैं, K ले लेते हैं, इस तरह से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे पास अगला वेक्टर आते जाएगा। तो चूंकि यहां पर आप कह चुके हो कि फॉलो करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। I क्रॉस J के होता है तो 3 into 2 6 हो जाएगा 6k। फिर एक बार देखेंगे, I क्रॉस J के होता है, I क्रॉस J के होता है और ये 3 into 2 6 हो जाएगा। इसके साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और फिर इसके साथ I क्रॉस K ये निश्चित रूप से माइनस J हो जाएगा, और यहां पर देख रहे हो 3 into 3 इक्वल टू 9j हो जाएगा। आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहले हम इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किए तो I क्रॉस J के हो जाएगा, तो आपने K लिख दिया, 3 into 2 6 हो जाएगा। और फिर इसको इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट किए I क्रॉस K ऐसे है, I क्रॉस K तो जो माइनस J हो जाएगा और 3 into 3 9 हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा। आसानी से तो किसी प्रकार के इस तरह के छोटे छोटे वेक्टर्स अगर हैं तो आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल find the cross product of two vectors A equal to 3i plus 4j and B equal to 4i minus 3j। अगर देखा जाए तो
तो आई डॉट आई 1 होता है, 3 इंटू 4 बराबर 12 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, इसको मैंने हटा दिया है, इसको मैंने हटा दिया, फिगर आपके सामने रखा हुआ है। ओके, हिंट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ये बराबर हो जाएगा 3i और प्लस 4j क्रॉस 4i माइनस 3j। ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये ij एक्स वाई प्लेन में है तो निश्चित रूप से इनका क्रॉस प्रोडक्ट z के अलोंग हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है डिस्क्रीट लॉ को। अगर हम ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, फॉलो कीजिए, आई क्रॉस आई इज 0, आई क्रॉस आई इज 0, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज के, तो हो जाएगा 3 इंटू 3 9, नेगेटिव है तो 9 के हो जाएगा, 9 के हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। जे क्रॉस जे, ये जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, आप क्रॉस बाय चल रहे हैं, जे क्रॉस आई के हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 4 इंटू 4 16 के हो जाएगा और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा माइनस 25 के हो जाएगा। और यही कारण है कि डॉट प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं, एरिया को भी निकाल सकते हैं, है ना। एरिया जैसे कि द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय पैरेललोग्राम whose are two adjacent sides, whose two adjacent sides are represent two vectors, A and B, A and B are then area of the parallelogram, area of the parallelogram will be mode of A cross B, mode of A cross B, mode of A cross B। तो अगर यही दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं ही, परपेंडिकुलर हैं तो इनकी एरिया हो जाएगी कितनी, यानी एरिया बराबर हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो एरिया बराबर हो जाएगी मोड ऑफ ए क्रॉस बी, और मोड जब लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 25। अगर ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो निश्चित रूप से मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो कहीं कुछ रहा नहीं, आराम से कह सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स का हम एरिया निकालना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये आपने कहा कि पैरेललोग्राम बना, ये पैरेललोग्राम बना और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। इसको अगर हम निकाल लेते हैं इसे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन, तो इसका अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो पूरे की एरिया हो जाएगी, एरिया बराबर हो जाएगी किसके, 2 इंटू इस ट्रायंगल के एरिया, क्योंकि दो ट्रायंगल बनते हैं आइडेंटिकल हैं, यानी हाफ बेस इंटू हाइट साइन थीटा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा बराबर हुआ करता है किसके, मोड ऑफ ए क्रॉस बी के होता है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी के होता है। तो बाई चांस कोई क्वेश्चन आपसे कर दे, इस तरह के क्वेश्चन जम्मू कश्मीर वगैरह में हुए हैं, ध्यान
ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया है। अब सपोज कीजिए कि बड़े वेक्टर्स हैं, बड़े वेक्टर्स जैसे तीनों कंपोनेंट्स हैं, जैसे ए बराबर हमारे पास है, ए बराबर हमारे पास है ए एक्स आई प्लस ए बाई जे प्लस ए जेड के एंड बी इक्वल टू है बी एक्स आई प्लस बी बाई जे प्लस बी जेड के। हाँ, देन ऐसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम या तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करें और फिर अरेंज कर लें, और नहीं तो एक तरीका है कि हम डिटरमिनेंट का सहारा लेते हैं। मैथमेटिक्स के विद्यार्थी जानते ही है, हम डिटरमिनेंट का सहारा लेते हैं। ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो जाएगा। जैसे यहां पर आई लिखते हैं, यहां पर जे लिखते हैं और यहां पर के लिखते हैं। इसके आई जे के जो कोफिशिएंट्स उसको हम यहां लिख देते हैं ए एक्स ए बाई ए जेड, और फिर बी के कोफिशिएंट्स को हम यहां लिख देते हैं बी एक्स बी बाई और बी जेड। इसको लिख दीजिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, सेकंड ऑर्डर में तोड़ते हैं। तो सेकंड ऑर्डर में तोड़ने का मतलब हुआ इसको हम बंद कर लेते हैं। इसको लिखते हैं ए बाई ए जेड बी बाई बी जेड, और यहां लिखते हैं आई। ओके, फिर इसको बंद कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव आता है, ये प्लस माइनस आता है, तो इसको बंद कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए एक्स ए जेड और बी एक्स बी जेड, और फिर यहां लिखते हैं जी, और फिर इसको बंद कर लेते हैं। अब प्लस फिर आएगा, ये हो जाएगा ए एक्स ए बाई बी एक्स बी बाई बी एक्स बी बाई, और यहां लिख देते हैं ए। इस तरह से आपने इसको तोड़ लिया है, वेक्टर को तोड़ लिया है, मतलब डिटरमिनेंट को तोड़ लिया है। अब सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि सेकंड ऑर्डर का है ये, जैसे ये वेक्टर ये ए बी सी डी, ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो इसके साथ गुना करते हैं पहले ए डी, और माइनस हुआ करता है बीसी के, माइनस हुआ करता है बीसी के, माइनस बीसी के होता है। ये फॉर्मूला का है, ये फॉर्मूला का है, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, ये सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होता है एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी। तो अब अगर आप ये जान चुके हैं तो ए क्रॉस बी आप इसी से लिख दीजिए। इसलिए ए क्रॉस बी, इसलिए ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा इसका इसके साथ गुना कीजिए, यानी ए बाई बी जेड माइनस ए जेड और बी बाई, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहां लिख दीजिए आई माइनस। अब इसका इसके साथ गुना कीजिए ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, यहां आप जे लिख दीजिए, और प्लस इसका इसके साथ गुना कीजिए ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स, और यहां पर आप के लिख दीजिए, यहां पर के लिखिए। तो इस तरह से आपको अगर बड़े वेक्टर्स हैं तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, जहां तक हटाते हैं आप देख लीजिए, प्लस माइनस, ये यहां से अब प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, और इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका इसके साथ, और इसके बाद माइनस दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, माइनस
दिस इंटू दिस, ये सेकंड ऑर्डर की टर्म में उसको कन्वर्ट कर लो और इसके बाद उसको सॉल्व करो। ओके, तो कुछ है नहीं, आसानी से समझ सकते हो। इसको हटा देते हैं। जहां तक यूजेस का सवाल है, क्रॉस प्रोडक्ट के अगर यूजेस का सवाल है तो डिफरेंट प्लेसेस पर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस अ प्रोडक्ट, जैसे टॉर्क, जैसे टॉर्क टॉर्क एक्चुअली क्या हुआ करता है, जैसे ये फोर्स है F और इसके अबाउट अगर मुझे टॉर्क निकालना है, ये इसका पोजीशन वेक्टर O के अबाउट, और इसको आगे बढ़ा देते हैं, ये एंगल अगर थीटा है, और इसको पीछे बढ़ा देते हैं, और यहां से इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये हो जाता है B sin थीटा के। तो टॉर्क की डेफिनेशन है जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हुआ करता है टाउ का जो मोड है ये बराबर हुआ करता है फोर्स और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर इसको यानी टॉर्क की डेफिनेशन में फोर्स को स्लिप वेक्टर कहा जाता है, फोर्स को स्लिप वेक्टर कहा जाता है इन डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, इन डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, इन डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। A force F is called a slip vector, called slip vector, SLIP, slip vector। चूंकि ये कहीं भी चला जाएगा लेकिन ये डिस्टेंस कभी वेरी नहीं करेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ बराबर हो जाएगा R क्रॉस F के हो जाएगा, R क्रॉस F के, F क्रॉस R नहीं, R क्रॉस F के हो जाएगा। तो टॉर्क को भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम एंगुलर मोमेंटम भी देख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम सभी आपके आगे चैप्टर मिलेंगे, रोटेशन वगैरह में ये सब चैप्टर्स मिलेंगे, क्वेश्चन ये टॉपिक्स मिलेंगे। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का भी वही हाल है कि अगर जैसे कोई बॉडी जिसका कि एंगुलर मोमेंटम P है, ये हो सकता है कि mv भी दे दे आपको, ऐसे दे दे, तो इसका भी हाल वही है। एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है इसको हमेशा कैपिटल J से लिखा करते हैं, तो IIT वाले इसको L से लिखा करते हैं। ये J फैक्टर है, ये बराबर हुआ करता है लीनियर मोमेंटम इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां पर इन डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, angular momentum, a linear momentum is called linear momentum, is called a slip vector, is called a slip vector। इसको कहा करते हैं slip vectors कहा करते हैं। तो डिफरेंट प्लेसेस पर इन सबों को देखेंगे और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो J बराबर हो जाएगा R क्रॉस P हो जाएगा। और बाई चांस अगर मोमेंटम वेलोसिटी के टर्म्स में मिल जाए तो R क्रॉस इसकी जगह भी लिखेंगे तो R क्रॉस V। तो R और V का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी आपको एंगुलर मोमेंटम दे देगा। तो देख रहे हो कहीं कुछ नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं, हम टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं किससे, क्रॉस अ प्रोडक्ट के R क्रॉस P, या P इक्वल टू हुआ करता है mv। तो m कांस्टेंट है, स्केलर है, तो हम लिख सकते हैं R क्रॉस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको कई सारे एक कर सकते हैं। जैसे किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर देख सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स उस पर देख सकते हो। मैग्नेटिक फोर्स F बराबर हुआ करता है Q V क्रॉस B, V क्रॉस V क्रॉस। तो इस पर भी क्वेश्चन 21 मिनट में दिया है, इसमें 21 मिनट में दिया है। इसी तरह से अगर करंट पर फोर्स की बात होती है, करंट पर फोर्स की बात होती है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ये हुआ करता है F इक्वल हुआ करता है I L क्रॉस B की होता है, L क्रॉस
बी के होता है। इस पर भी नीट ने क्वेश्चन किया है। तो इस तरह से आसानी से आपको क्रॉस प्रोडक्ट देख सकते हो, कहीं कुछ तो है नहीं। जैसे इसी पर नीट ने क्वेश्चन किया, अगर उसी क्वेश्चन को हम देखते हैं 23 में किया है, नीट 23 2023 किया है, ध्यान दीजिएगा 2023। क्वेश्चन एग्जाम्पल है कि ए वायर carrying a current, a wire carrying current I is carrying current I about x axis has a length a capital L, has length a capital L. If it is, ऐसे कर देते हैं, it is placed in a magnetic field, in a magnetic field of strength B equal to 2I, B equal to 2I plus 3J minus 4K टेस्ला में है, then ठीक है ना, the magnitude of magnetic force acting on the current carrying wire will V। देखिए कुछ नहीं है, आसानी से आप कह सकते हो, आपने कहा है कि वायर जिसके पास करंट कितनी है, I है, किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेंथ उसकी L है, इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा। आसानी से उसको समझ सकते हो, जैसे इन्होंने स्वयं कह दिया कि एक्स एक्सिस है और इसी के अलॉन्ग इन्होंने करंट कही है, इसी के अलॉन्ग एक वायर रखा है जिससे I करंट बह रही है और इसकी लंबाई L के बराबर है, L के बराबर है। तो निश्चित रूप से हम करंट एलिमेंट लिख सकते हैं IL, हम इसको लिख सकते हैं IL I वेक्टर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये, और एक्स एक्सिस अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, I है। ओके, तो रहा कुछ नहीं है, अब तो आप होशियार हैं। और सिंस आप जानते हैं कि सिंस मैग्नेटिक फोर्स F बराबर हुआ करता है I L क्रॉस B, I L क्रॉस B होता है, इसलिए F बराबर हो जाएगा I इज I L, ये हो जाएगा I क्रॉस B, B इज यहां पर है 2I और प्लस 3J और माइनस 4K है। देख लीजिए मैंने इसको हटा दिया है, बहुत ही जी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं जिससे आसानी से समझा सके। यानी हम जानते हैं कि सिंस F बराबर हुआ करता है किसके, I L क्रॉस B के होता है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स F बराबर हो जाएगा कितना, I L क्रॉस 2I प्लस 3J माइनस 4K
और आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई 0, फिर वही काम कीजिए आई जे और के, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, तो ये हो जाएगा 3IL, 3IL के, ओके। और आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो जाएगा अब 4IL के, आई क्रॉस के ये हो जाएगा जी। फिर एक बार देखेंगे कि आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे अब के होता है तो IL और ये 3 आ जाएगा, और आई क्रॉस के माइनस जे है और माइनस जे है और ऑलरेडी माइनस है, तो यहां पर हो जाएगा जे हो जाएगा, जे हो जाएगा, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का, क्योंकि उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, ये बराबर हो जाए √ 3IL का होल स्क्वायर और प्लस 4IL का होल स्क्वायर। इसमें से IL कॉमन हो जाएगा, √ हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 हो जाएंगे 5IL हो जाए। कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, आसानी से आप समझ सकते थे, आसानी से समझ सकते हैं। तो कहीं भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आसानी से आप बना ले सकते हैं। अगर बड़े वेक्टर्स है, जैसे इसमें छोटा वेक्टर है, इसको तीनों कंपोनेंट दे दिए थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा काम चल गया। तो ध्यान ये रखना है कि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है, लेकिन आई क्रॉस के नेगेटिव जे होता है, के क्रॉस जे नेगेटिव आई होता है, ओके। इस तरह से अगर क्लॉक वाइज चलते हो तो नेगेटिव आता जाएगा, और अगर एंटी क्लॉक वाइज चलते हो तो पॉजिटिव आता जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, बशर्ते कि आपको वो डॉट ये क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन को करते हैं, और किसी क्वेश्चन को करें, जैसे इजी क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा नीट में कितना इजी क्वेश्चन था, नीट 2020 का है, 2020 का बहुत इजी क्वेश्चन था, 2020 का है, ठीक है ना, 2020 का है। जैसे इन्होंने कहा कि फाइंड ए टॉर्क, एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्क about the origin, about the origin, about the origin, about the origin, when a force, when a force, when a force a 3 a J a Newton acts on a particle, acts on a particle, acts on a particle, acts on a particle whose position vector is, whose position vector is, whose position vector is, whose position vector is a 2k, a 2k is। सोचिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई दम नहीं है, 1 सेकंड से कम समय लग जाएगा आपको बनाने में इसका, ठीक है ना। हम जानते हैं कि सिंस टाउ ये बराबर हुआ करता है किसके, आर क्रॉस एफ के होता है, इसलिए टाउ ये बराबर आर हमारे पास कितना है, ये पोजीशन वेक्टर है 2k, और एफ हमारे पास कितना है 3j, ओके।
और अभी हम लोगों ने कहा था आई जे और के कहा था आई क्रॉस जे के होता है जे क्रॉस के आई होता है और के क्रॉस आई जे होता है। लेकिन उल्टा चलोगे, ऐसे चलोगे तो नेगेटिव होता जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और ध्यान दीजिएगा 6 हो जाएगा। के क्रॉस जे हम लोग क्लॉक बाई चले, के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा बराबर माइनस 6 आई हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या चाहते हैं भाई? काफी इजी क्वेश्चन हुआ करते हैं। सोचिए, आपको फोर्स दिया हुआ है, आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपसे क्या चाहता है? टॉर्क चाहता है। ओके, तो आपको वो अगर ये सब अच्छा वीडियो लगते हैं तो अपने मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। ओके, थैंक यू।